हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पढ़ो गुरु और ये है लेसन नंबर 7, क्रेडिट रेटिंग्स। ठीक है, एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं। मैं देख रही हूँ सब लोग डरे हुए हैं। डोंट वरी, मैं कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। ठीक है, लेसन 7 है हमारा क्रेडिट रेटिंग्स। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। क्रेडिट रेटिंग इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम। क्रेडिट रेटिंग वैसे तो सुनने में आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आप कितने केपेबल हो कि आप किसी से क्रेडिट लो और उसको वापस दे सकते हो, उसके हिसाब से आपको रेटिंग दी जाती है। ठीक है, हर जो चीज़ लोन ले रही है उसकी क्रेडिट रेटिंग होगी। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग इज़ अ कॉर्नर स्टोन। अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी और तो समझ में आ जाएगा। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट बाय प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट एंड एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोअर। कि लोग, जो बोरोअर है, जो पैसा ले रहा है, उस वो कितना अच्छा है। देखिए, हम अब जैसे कि ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, पहले होता होगा बट अब जब चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है, आपको नहीं पता कि फिज़िकली वो बंदा कौन है, तो आप किस पे निर्भर करोगे। आप किसी पड़ोसी तो नहीं पूछ सकते यार भाई कैसा है, पैसे दे देगा वापस, नहीं कर सकते ना आप। डिजिटली हो गया है सब कुछ, इतना वो हो गया। आप यहाँ बैठे बैठे किसी और से डील कर रहे हैं जो कहीं और शायद कंट्री में हो या फिर कोई और स्टेट में हो, तो उससे कैसे पता चलेगा कि वो बंदा कैसा है। क्रेडिट रेटिंग से उसको एक रेटिंग मिल जाएगी। इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स कैन नॉट पर्सनली इवेलुएट एवरी। हाँ, और अब नहीं कर सकते ना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं हर घर घर जाके तो नहीं बोलूँगी ना कि भाई ये ठीक है, इसको दे सकती हूँ। हम नहीं इवेलुएट कर सकते। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ब्रिज दिस इंफॉर्मेशन गैप बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, और फिर समराइज करती है एंड दे गिव अ क्रेडिट रेटिंग। समराइजिंग क्रेडिट रिस्क थ्रू ईजिली अंडरस्टैंडेबल सिम्बल्स। सिम्बल्स मतलब ए हमने पढ़ा होगा, ट्रिपल ए है ना। ट्रिपल ए सबसे वो होता है, सबसे टॉप पे होता है कि अच्छा है, ये वापस दे देगा पैसे। द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब कहाँ से आया क्रेडिट रेटिंग? ओरिजिनेटेड इन द 19th सेंचुरी। इट रूट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1841 व्हेन लुइस एक बंदा है, ठीक है, उसने फर्स्ट मर्चेंडाइज क्रेडिट एजेंसी खोली थी न्यूयॉर्क में, फॉलोइंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। वहाँ पर 1837 में क्राइसिस हुआ था, उसके बाद उसने खोला था। ओवर टाइम क्रेडिट रेटिंग इवॉल्व फ्रॉम सिंपल मर्चेंट इवैल्यूएशन इनटू, पहले तो मर्चेंट के लिए होता था सिर्फ, ठीक है, सिंपल मर्चेंट, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अब क्या हो गया, एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ही बन चुका है जहाँ पर कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, अब स्ट्रक्चर फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को, जैसे बॉन्ड्स हो गए ना, बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग होती है, क्योंकि लॉजिकली बॉन्ड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो लोन के ही जैसा होता है ना। बॉन्ड्स मतलब कॉरपोरेटिव बॉन्ड्स हो गए या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, वो आपसे पैसा लोन पे ही ले रहे हैं, है ना, और आपको बॉन्ड्स दे, तो उसके केस में भी गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग, तो खैर क्या ही बोलें उसमें। कॉरपोरेट बैंक्स की क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो, उसको इवैल्यूएट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट देखते हैं हम फाइनली आके। क्रेडिट रेटिंग रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग इवैल्यूएशन ऑफ द। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि हम आगे का देख रहे हैं ना कि आगे पैसे दे पाएगा कि नहीं। पीछे उसने दिए होंगे पैसे, उसको भी इवैल्यूएट करा जाता है, बट मेनली क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि आगे का हम लोग देखते हैं। ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, फर्म एंड गवर्नमेंट टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन फुल और ऑन टाइम। ठीक है, पूरा भी दे दे और समय पे भी दे दे। पता चले पूरा दे दे बट दे 3 साल बाद, ऐसा नहीं होता ना। इट रिप्रेजेंट एन ओपिनियन, एक ओपिनियन है, ठीक है, गारंटी नहीं है। क्या पता कोई ट्रिपल ए वाला, वैसे बहुत मुश्किल है, बट डिफ़ॉल्ट कर जाए, कुछ बहुत ही बड़ा क्राइसिस आ जाए। सिर्फ एक ओपिनियन है कि हाँ यार ये सही इंसान है, नॉट अ गारंटी। अबाउट अ रिलेटिव डिग्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग एसोसिएटेड विद, हम क्रेडिट रेटिंग को वैसे परसेंटेज या फिर कोई नंबरिंग नहीं दे सकते, बट हम लोगों ने तब भी उसको एक वो निकाल के हम लोगों ने उसको कैसे एक्सप्रेस करा है सिंबल्स में। ट्रिपल ए, इसको कैसे बोलते हैं, ट्रिपल ए, डबल ए,
BBB, डी हो गया भाई अपना डिफ़ॉल्ट। डी का मतलब क्या हो गया? डिफ़ॉल्ट। ये तो पक्का ही जाएगा, आप इससे उम्मीद ही मत लगाएं। ओ लो, ड्राइंग बना दी मैंने, इसको यहीं से ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट तो ये तो बिल्कुल ही ठीक है। हायर रेटिंग मतलब लोअर क्रेडिट रिस्क। अरे ये कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब हायर क्रेडिट रेटिंग मतलब लोअर, ये पैसे दे देगा, कोई रिस्क नहीं है इसमें। और ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लोअर रेटिंग मतलब हायर रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। जैसे जैसे ये स्केल यहाँ से बढ़ता जाता है वैसे वैसे डिफ़ॉल्ट भी बढ़ता जाता है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग हेल्प्स मार्केट पार्टिसिपेंट क्विकली असेस द रिस्क पोर्टफोलियो ऑफ बोरोर विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने देखा कि अच्छा ट्रिपल है, समझ। बट यार देखो, जो क्राइसिस हुआ था ना, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008-9 में, उसमें बहुत मेजर रोल था क्रेडिट रेटिंग का। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रस्ट करो या ना करो ट्रस्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि इट कैन बी मैनिपुलेटिव। क्रेडिट रेटिंग वाले भी मैनिपुलेटिव, मतलब उनकी डेटा भी मैनिपुलेट हुआ हो सकता है। क्योंकि क्या बोलते हैं, जो अमेरिका में जो हुआ वो बेसिकली न्यूयॉर्क वगैरह में जो हुआ वो क्या था कि इन लोगों को लगा कि भाई ये अच्छे हैं, तो उन्होंने उसकी रेटिंग बहुत अच्छी दी हुई थी। पर जबकि वो जंक थे, वो जंक बॉन्ड्स थे, उन लोगों ने तो देखा नहीं, उन लोगों ने तो बोला, और सबने देखा कि यार ये तो अच्छे हैं, लोगों ने ले लिए, तो थे वो जंक। तो इसका बहुत बड़ा मेजर रोल था। बट ऑब्वियसली हमें किसी चीज़ पे तो डिपेंड करना पड़ेगा, तो आप क्रेडिट रेटिंग्स पे करें, ठीक है। और अगर कोई इंसान ने कभी लोन लिया ही नहीं है ना, उसकी ऐसा नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, उसकी फिर कुछ भी नहीं होगा, हम उसको कंसिडर ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने लोन ही नहीं लिया, हमें पता ही नहीं है उसका। ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या है? टू असिस्ट इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय मल्टीपल पर्सपेक्टिव। क्या? इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन इशूअर एंड इन्वेस्टर। इशूअर जो है, जो इशू कर रहा है, जो पैसे देगा ये लेगा, ये सवाल आप बताएं। इन्वेस्टर कौन है? जो पैसे दे रहा है। इशूअर कौन है? जो बॉन्ड्स वगैरह या जो जिसने बोला है कि भाई हमें पैसे चाहिए, उसके बदले हम ये देंगे, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन जो एसिमेट्रिक वो है ना, उसको रिड्यूस करता है। क्या प्रमोट करता है? मार्केट ट्रांसपेरेंसी। अब हमें पता है कि भैया ये डिफ़ॉल्ट कर सकता है, ये कर सकता है। एंड डिसिप्लिन। इट enables efficient pricing of risk. It supports regulators in monitoring systematic risk, and it helps issuer assessing capital market at competitive cost, ठीक है। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी लाता है, प्राइसिंग जो, अब बताओ जिसकी क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग कम है, तो उसका जो प्राइस होगा, जो प्राइस वो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि यार आप क्या बोलते हैं, आप रिस्क ले रहे हो तो आपका रिटर्न भी तो उतना ही होना चाहिए, तो वो प्राइस बढ़ जाएगा ना, तो उस प्राइसिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मॉनिटर करता है, सिस्टमैटिक रिस्क मॉनिटर करने में रेगुलेटर्स को हेल्प करता है कि अच्छा ये वाली इंडस्ट्री में ये वाली जो चीज़ है वो इतना मतलब आगे जाके रिस्क देगी, क्योंकि हम लोगों ने उसको क्रेडिट रेटिंग दी हुई है। क्रेडिट रेटिंग सर्व्स अ वाइटल डिसीजन मेकिंग टूल इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग पे आ जाए। एक तो इंडिविजुअल की होगी, ये तो नॉर्मली आपको समझ में आ ही रहा है। इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग असेस द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय क्रेडिट स्कोर्स बोला जाता है, सिबिल देता है या फिको देता है। दीज रेटिंग्स आर यूज बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एवेलुएट पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन वगैरह में हेल्प करता है। कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग क्या हो गई? कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग इवेलुएट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। देखो नाम से पता चल रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज एबिलिटी टू सर्व इट्स डेट एंड ऑब्लिगेशंस बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, कैश फ्लो देखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं, बिजनेस रिस्क देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि और सब तो बढ़िया हो, लिक्विडिटी ही ना हो, तो फिर वो तो पैसे नहीं दे पाएगा ना। कॉर्पोरेट रेटिंग आर वाइडली यूज्ड इन बॉन्ड मार्केट्स एंड लोन एग्रीमेंट्स।
अब आ जाता है ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स जो है वो हम लोग, सॉरी मेरा थोड़ा गला अब थोड़ा वो हो गया है, ऐसे कंट्रीज़ कैपेसिटी टू रीपे, कंट्री मतलब इससे याद रखना है, इसका मतलब अगर ये आता है तो दूसरी कंट्री, जो कंट्री टू कंट्री भी डेट जाता है ना, तो दूसरी कंट्री के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक डेट क्या बोलते हैं, दूसरी कंट्री या किसी भी कंट्री बेसिकली, अगर हम दूसरी कंट्री का देख रहे हैं इंडिया को छोड़ के तो फिर दूसरी हो गई है ना, वो कितना एक्सटर्नल और अपने डोमेस्टिक डेट वापस कर सकती है पे। इट कंसिडर अ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, फिजिकल डिसिप्लिन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वगैरह देखने के बाद ही हम लोग इसको क्रेडिट रेटिंग देते हैं, और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या इन्फ्लुएंस करता है, कैपिटल फ्लोज इन्फ्लुएंस करता है, जो FIIs होते हैं जो होते हैं वो देखते हैं अगर उसमें जा रहे हैं, करेंसी स्टेबिलिटी लाता है ना, बोरोइंग कॉस्ट पे क्या बोलते हैं इफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड म्यूनिसिपल रेटिंग्स। रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग आर ऑल्सो असाइंड टू स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सच एस एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़। मॉर्गेजेस में मेनली हाउसेस आ जाता है, एसेट मतलब एसेट, कोई भी एसेट, ठीक है, हाउसिंग तो मॉर्गेजेस में आ जाता है। वैसे कोलैटरलाइज मतलब कोलैटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन, CDOs क्या होता है कि मैं बताऊंगी बेसिकली, ये आगे दिया ही नहीं होगा ना, है ना, इसलिए CDOs क्या होता है कि बैंक जो लोन देता है, ठीक है, बैंक के लिए वो क्या है, वो एसेट है, बट वो लिक्विड तो नहीं है ना, वो पैसे तो नहीं निकाल सकता, अभी टाइम लगेगा, तो वो ये जो भी लोन होता है वो जो देता है उसको ना वो मिक्स कर देता है, ठीक है, एक 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 इंस्ट्रूमेंट बता देता है और उसको फिर आगे इन्वेस्टर को बेचता है, तो उसमें कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस CDOs वगैरह बना के बेचते हैं। ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, मैं समझाऊंगी, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आप ऐसे याद कर लेना, पढ़ लेना। अब क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस क्या है। इनिशिएशन, द इशूअर फॉर्मली रिक्वेस्ट अ रेटिंग फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो इशूअर है, जो अभी पैसे मांगेगा, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करता है कि भैया मेरे को बता दो रेटिंग क्या है, ठीक है। एग्रीमेंट, द एजेंसी साइंस अ रेटिंग एग्रीमेंट आउटलाइनिंग स्कोप, कॉन्फिडेंशियल एंड फीस, एग्रीमेंट वगैरह होता है। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, द रेटिंग टीम गैदर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑपरेशनल डेटा एंड मैनेजमेंट इनपुट्स एंड इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन, सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, फिर एनालाइज होता है, फिर एक रेटिंग कमेटी रिव्यू आता है, फिर कमेटी असाइन द फाइनल रेटिंग बेस्ड ऑन कलेक्टिव जज, ठीक है। कम्युनिकेशन होता है, द रेटिंग इज कम्युनिकेटेड टू इश्यूअर, ठीक है। पब्लिकेशन, रेटिंग्स आर पब्लिश्ड फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन इवन इफ नॉट एक्सेप्टेड। सर्वेलेंस, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, उसको देखा जाता है बार बार, हर टाइम देखा जाता है उसका, ऐसा नहीं है कि एक बार पब्लिश कर दिया कि चलो उस पर देखा, ये पब्लिश करने से पहले की सारी वो है। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या है, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, मूडीज़ है, फिच हो गई, AM बेस्ट, ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे कुछ नहीं, बट ये मेनली मैंने सुनी है। और फिर हमारे में ये सारे हो गए, ICRA, केयर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ये सारे इंडियन हो गए। फिर एडवांटेज क्या है, इजी एक्सेस टू क्रेडिट, है ना, जब हमें पता होगा ये पैसे दे देंगे तो आप मतलब मेरी क्रेडिट रेटिंग है तो लोग लोन मेरे को दे देंगे आराम से, ठीक है। रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट कैसे रिड्यूस होता है बताओ। बोरोइंग कॉस्ट कैसे अब हमें बोरोइंग, देखो रिसर्च वगैरह, बोरोइंग कॉस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, आप रिसर्च करते हो, ठीक है, कि किसको आप दे रहे हो, है ना, तो और उसके अलावा भी जो पैसा आप वो कर रहे हो, जो एक वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, वो सारे बोरोइंग कॉस्ट में आता है, तो वो कम होता है। अगर ज़्यादा रिस्क लोगे तो वो कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। इनहैंस बोरोइंग कैपेसिटी,
अब क्रेडिट रेटिंग्स का मतलब जो बोरोइंग की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी अगर आपकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग है। बिल्ड्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रहेगा इन्वेस्टर को कि अच्छा मेरे पैसे सेफ है, आ जाएंगे। इम्प्रूव्स मार्केट एफिशिएंसी, सब काम फटाफट हो रहा है, सब सही पे टाइम पे हो रहा है। प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट गाइडेंस, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज और लिमिटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट एक्सेस फॉर लो रेटेड एंटिटी। अब लो रेटेड एंटिटीज़ बेचारी है लो रेटेड, बट फिर कम पैसा मिलेगा ना उनको। हाई बोरोइंग कॉस्ट, सेम देखो दोनों चीज़ें आ जाती है। अब इसमें भी तो क्रेडिट रेटिंग देने में भी तो कॉस्ट लग रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ रेटिंग एरर, मैंने जैसे बताया 2008 और 9 में रेटिंग एरर्स हो गए थे, तो पॉसिबिलिटी तो है, ह्यूमन है, हम गलती कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था अभी, अंडर इशूअर पे मॉडल। हो सकता है कि एक कंपनी जो पहले से क्रेडिट रेटिंग के साथ जुड़ी हुई है कोई कंपनी के साथ, और उसका कोई कंपटीटर आया है सेम कंपनी से रेटिंग लेने, हो सकता है जस्ट बिकॉज कि वो उनके साथ गुड टर्म्स पे हैं, ये थोड़ी इधर उधर बिगड़ जाए काम, ठीक है। ह्यूमन बायसनेस आ सकती है ना। रेटिंग्स आर नॉट गारंटीड, इसलिए अपना भी रिसर्च करो। वैसे विश्वास कर सकते हो, बट अपना भी रिसर्च कर लो। अब इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग प्रैक्टिसेस क्या है? इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग, इंटरनेशनल मतलब क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। कंपेरेबिलिटी, इरेजर है ये नहीं, इरेजर तो नहीं, हाँ। एजेंसी एसेस कंट्री रिस्क देखती है, करेंसी रिस्क देखती है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस देखती है, रोल ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब, ठीक है। आंसर्स क्वेश्चंस नहीं आने वाले इतना इस पे। फिर ये है हमारा इम्पोर्टेंट, ओहो मेथडोलॉजी देखेंगे हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की, ये आप पढ़ लेना, इंट्रो है। ये इंट्रो मैं इसलिए लिखती हूँ कि आप लिख पाओ, ये इसलिए दिया जाता है कि आप इसे पढ़ें और अपनी कॉपी में लिखें, नोट्स बनाएं और यही चीज़ लिख कर आएँ, स्टार्टिंग ऐसे करें, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ, ऑब्वियसली सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बंदे का पैसा है कि नहीं, और वो कहाँ से दिखेगा, फाइनेंशियल एनालिसिस है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंडक्ट अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, ये सब देखा जाता है। की एस्पेक्ट एनालाइज इंक्लूड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कितना पैसा है, वर्किंग कैपिटल कितना है, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज लेवल्स कितने हैं, डेट सर्विंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, थ्रू इंटरेस्ट कवरेज और कैश फ्लो एडिक्वेसी, ये सारा कुछ देखा जाता है। दिस एनालिसिस हेल्प एजेंसीज अंडरस्टैंड वेदर द एंटिटी, जस्ट अ सेकेंड गाइस, understand whether the entity generates sufficient stable earnings to meet its debt obligation। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद आ जाता है हमारा कैश फ्लो और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, बाद में क्या है, ठीक है। फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है, कैश फ्लो स्टेबल है कि नहीं, है ना। फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है, हिस्टोरिकल कैश फ्लो इंडिकेट पास्ट रीपेमेंट, से पास दिखाया जाता है। मैंने अभी बताया कि ये फॉरवर्ड लुकिंग है। जो हमारी रेटिंग एजेंसीज़ है, रेटिंग है वो क्या है, वाओ, मेरे लिए ना एक तालियां हो जानी चाहिए। ये मैं कीबोर्ड कह रही हूँ, उस पर ही मैं लिख रही हूँ। वाओ, समझ नहीं आ रहा होगा, आप समझ लीजिए। फॉरवर्ड लुकिंग मैंने बताया, तो हिस्टोरिकल कैश फ्लोज तो सिर्फ पहले का ही दिखाएंगे ना आपको कि अच्छा पेमेंट तो करिए, बाकी आगे का, आगे लॉस हो गया तो आगे का क्या है वो बताता है। एजेंसीज इवैल्यूएट प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, सेंसिटिविटी ऑफ कैश फ्लोज टू इकोनॉमिक और बिजनेस शॉक्स, एंड क्या फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डेट स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी कंपनी का, और कवरेज असेसमेंट देखते हैं।
डेट स्ट्रक्चर क्या कि किस टाइप के डेट वो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैच्योरिटी प्रोफाइल क्या है, मैच्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आई विल टेल यू, मैच्योरिटी मिसमैच होता है और फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। बैंक्स बंद हो जाता है क्योंकि किसी की मैच्योरिटी यहाँ है और अभी यहाँ पर पेमेंट करनी है, बट वो तो पैसे इधर आएंगे ना, इस पॉइंट पे आएंगे पैसे, हमें पेमेंट तो इधर करनी है, तो ये मिसमैच हो गया मैच्योरिटी, है ना। तो टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो मिसमैच, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो मैच्योरिटी प्रोफाइल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर करेंसी कॉम्पोजिशन क्या है डेट की, क्योंकि करेंसी भी तो एक मेजर रोल अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं। सिक्योर्ड और वर्सेस अनसिक्योर्ड बोरिंग्स का भी देखते हैं, क्योंकि सिक्योर्ड तो चलो बाई चांस अगर हो गई, है ना, उसको तो हम देखी जाएगी। दे ऑल्सो एसेस कवरेज रेशियोज टू डिटरमाइन वेदर अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज आर सफिशेंट। आगे इंटरेस्ट के लिए भी, और सिर्फ ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट दे जाए, लास्ट में जब प्रिंसिपल देने की बारी आए तो ये लोग रह जाए, दोनों देखा जाता है। अ वेल स्ट्रक्चर्ड डेट प्रोफाइल विद मैनेजेबल repayment and obligation and positivity influence credit ratings। आई नो थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि हाँ आई एम सॉरी, आई ट्राई कि मैं थोड़ा और एनर्जी डालूँ। इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस में हम लोग देखो, हर चीज़ सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करी जाती, हम लोगों को सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि अगेन हम एक सोसाइटी का पार्ट है। तो इंडस्ट्री को भी एनालाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको फाइनेंशियल उनके एनालिसिस करना था। एन एंटिटी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स, देयरफॉर एजेंसी एनालाइज इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, कम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है, आजू बाजू क्या कंपनीज है उनकी क्या चल रहा है, मार्केट डायनामिक्स क्या है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है उसका, ठीक है। फिर एंट्री बैरियर्स वगैरह क्या है, क्लैरिटी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कुछ हुआ तो वो इंडस्ट्री कैसे रिएक्ट करता है। अगर इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के, थोड़ा भी इकोनॉमी इधर उधर होती है और इंडस्ट्री बिल्कुल ही वो हो जाती है, या फिर इंडस्ट्री थोड़ी बहुत वो होती है तो इकोनॉमी बिल्कुल हो जाती है। बैंकिंग में ज़्यादातर देखा जाता है ऑब्वियसली। फिर मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, हमेशा फाइनेंशियल अच्छे है बट मैनेजमेंट ही बुरी है, लोग ही बुरे हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस वगैरह कैसी है, अंदर में लोग कैसे हैं, वो सब देखा जाता है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है एफिशिएंसीज वगैरह के लिए, हर एक इंसान इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन क्रेडिट वर्दिनेस। क्या देखते हैं, एक्सपीरियंस एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, उनका स्ट्रैटेजिकल विजन क्या है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ क्या वो उतना वो रखते हैं कि अगर बाई चांस कोई क्राइसिस आ जाए तो वो पैसे क्या करेंगे कि वो पैसे कंप्लीटली दे पाएँ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, ये सब। फिर इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या हो गया, ब्रॉडर वे में हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल, ये तो आपको समझ में आ रहा है सुन के। क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, पीछे का भी तो देखेंगे, पास्ट बिहेवियर भी तो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फ्यूचर है, ठीक है। तो पीछे हिस्टोरिक रीपेमेंट रिकॉर्ड्स क्या है, इंस्टेंसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट, डिलेड पेमेंट्स, ये सब वगैरह, रिस्ट्रक्चरिंग पास्ट की, ये सब देखेंगे। फिर एक्सटर्नल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स भी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑल्सो इनकॉर्पोरेट एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स इनटू देयर एनालिसिस, ठीक है। मैंने वैसे तो इस सब में ही आ जाता है वो कि एक्सटर्नल क्या बोलते हैं इसमें, इकोनॉमिक में भी आ जाता है, और आगे हम लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्री में भी आ जाता है कि रेगुलेशंस वगैरह क्या है, बहुत इम्पैक्ट करती है। अब रेटिंग कमेटी जजमेंट, ऑब्वियसली जो जज कर रहा है इस सब के बेसिस पे वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेते हैं, कोई क्या बोलते हैं पीयर कंसिस्टेंसी विद पास्ट रेटिंग एंड पीयर कंपैरिजन एंड बैलेंस कंसिडरेशन इन बोथ रिस्क, कोई भी वेल रीजन जजमेंट होता है, कोई भी बायसनेस। आई स्वेयर मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है बट ये थोड़ी गंदी आ रही है,
बायसनेस ना हो, बायस कोई ना हो। ये कंक्लूजन हो गया। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ये सब आजू बाजू एक साथ चल रहा होता है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर मेथडोलॉजी इज रेगुलेशन एंड प्रोविजन गवर्निंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज प्लेज अ क्रूशल रोल इन फाइनेंशियल सिस्टम बाय असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस। हम लोगों ने पढ़ा of issuers, debt instrument and entities, since their rating influence investment decision, capital allocation. इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा तो कैपिटल एलोकेशन का भी होगा, और मार्केट स्टेबिलिटी। इट इज़ एसेंशियल दैट देयर फंक्शनिंग इज़ प्रॉपरली रेगुलेटेड। ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रेगुलेटेड हो, है ना, नहीं तो लोग कुछ भी करते रहेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, कोई बायसनेस ना हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ all across the world have established detailed frameworks, ठीक है। In India CRA are primarily regulated by the कौन, CRA मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, सेबी देखता है, और इंटरनेशनली कौन देखता है, SEC USA में देखता है, ESMA EU यूरोप वगैरह में, और FCA UK में। रेगुलेशंस गवर्निंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। सबसे पहले आ जाता है रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मस्ट ऑब्टेन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। सेबी से रजिस्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर कमेंसिंग कोई भी ऑपरेशंस। रजिस्ट्रेशन इंश्योर दैट ओनली क्वालिफाइड, जिसको समझ होगी चीज़ों की वही तो करेगा, इन कंपेटेंट एजेंसीज एंटर द मार्केट, ठीक है। की एलिजिबिलिटी क्या है, पहली बात तो मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हो, क्वालिफाइड हो लोग, एक्सपीरियंस्ड हो, जितने भी पर्सन है उसमें लोग काम करते हैं। फिर प्रॉपर ओनरशिप हो, और गवर्नेंस, जो अंदर का गवर्नेंस है वो स्ट्रक्चर्ड वे में हो, ठीक है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, सेबी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट देता है, मैंडेट्स to strictly adhere to code of conduct. This code ensures ethical हो, प्रोफेशनल बिहेवियर हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत इम्पैक्ट करती है, और ये ना बायस रहता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। CR को क्या इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड और ऑब्जेक्टिव वे में ही कोई चीज़ मेंटेन करके रखें, अवॉइड करें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किसी की बातों में आके ये एक का इंटरेस्ट होने के लिए दूसरे को वो ना करें। Ensures rating are free from commercial or issuer influence, not misuse confidential information, ठीक है। ऊपर फिर रेटिंग प्रोसेस और एजेंसीज को वेल डिफाइंड, मस्ट फॉलो वेल डिफाइंड, ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट रेटिंग प्रोसेस। एक प्रोसेस रखें जो एक डिफाइंड है बहुत अच्छे से, और उसी को ही फॉलो करें, ठीक है। ओके। सेबी रिक्वायर्स एजेंसीज टू क्लियरली डॉक्यूमेंट देयर मेथोडोलॉजी। वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप सब कुछ डिस्क्लोज करोगे कि किस वे में आप सारी चीज़ें करते हो, अजम्पशंस क्या है आपके, पीरियोडिक रिव्यूज़ लेती है, अपडेट लेती है, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन अक्रॉस सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और डिस्क्लोज, अभी हमने पढ़ा डिस्क्लोजर, सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ CRA रेगुलेशंस में। एजेंसी मस्ट डिस्क्लोज एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक टू हेल्प इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड रेटिंग्स, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स मीनिंग एंड लिमिटेशन ऑफ रेटिंग सिंबल्स। पहले तो बताओ भाई, सब कुछ देखो, आपको लगेगा ये तो सिंपल है, AAA हो गया, बट हर एक इन्फॉर्मेशन छोटी से छोटी, ऐसा समझना चाहिए कि बच्चे को समझा रहे हैं, तो सारी चीज़ें फिर से हर बार समझानी पड़ती है। क्या राशनल है इस डिसीजन के पीछे, कि क्या आपने सोचा और क्या आपने रेटिंग दी है, इसे क्यों दिया आपने। यानी मटीरियल, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो, आपको बताना पड़ेगा कि यार ऐसी मेरी कंपनी है, ये भी बताना पड़ेगा, चाहे आपका कोई वो ना हो नेगेटिव उसमें, बट आपको बताना ज़रूर पड़ेगा। फिर हिस्टोरिकल रेटिंग्स वगैरह बतानी पड़ेगी कि कैसे उसमें भी ट्रांजिशन आया, पहले AAA था अब AA हो गया, इसके पीछे की क्या दिक्कतें हैं। कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस वगैरह क्या है,
रेटिंग एजेंसीज आर सब्जेक्ट टू कंटिन्यूस कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशन, करना ही पड़ेगा, और उनको एक पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है सेबी को। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड सारी डिटेल्स जो भी रेटिंग एक्शंस लिए गए हैं। रेटिंग माइग्रेशन मतलब जो क्या बोलते हैं, एक से दूसरी में रेटिंग गई है, कम हो गई है या बढ़ गई है, डिफ़ॉल्ट कैसे, क्या स्टैटिस्टिक्स है उसके, ठीक है। इंटरनल ऑडिट्स वगैरह, जो ओनरशिप या मैनेजमेंट में अगर कोई चेंजेस आया, वो सब देना पड़ता है। इन्वेस्टर्स का भी अगर कोई उनको तकलीफ आ रही है, सेबी मैंडेट CRR टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट ग्रीवेंस एंड रेड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, कि कोई भी अगर इन्वेस्टर को दिक्कत आ रही है तो वो उसको एड्रेस करेंगे, टाइम पे एड्रेस करेंगे। मेंटेन रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे और सारे करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वन ऑफ द मेजर रेगुलेटरी कंसर्न इज इशूअर पे मॉडल, वेयर इशूअर पे फॉर देयर ओन रेटिंग, पैसे दे देता है कि भाई कर दो, AAA कर दो, तो ये दिक्कत है, ये मॉडल है, ठीक है। तो सेबी कैसे इसको करता है, रिस्ट्रिक्टिंग रेटिंग एनालिस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन फ़ी नेगोशिएशन, कोई भी एनालिटिक्स फ़ी नेगोशिएशन में नहीं पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। रिक्वायर रोटेशन ऑफ रेटिंग एनालिस्ट, तो एक बंदा हर बार सेम ही जगह रेटिंग नहीं दे रहा होगा, वो चेंज होता रहेंगे कि अब आप ओपिनियन दो, अब आप ओपिनियन दो, ठीक है। स्कॉलर्स लाइक प्रकाश अवजीत गर्ग हैज़ सजेस्टेड further reforms such as employee rotation, alternative payment models to reduce bias. International regulatory frameworks क्या है? Globally, rating agencies are regulated by various authorities. USA में क्या था? SEC करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। कब शुरू हुआ था? गवर्न अंडर 19 ये एक्ट के अंदर, और रूल 17G5 मैंडेट डिस्क्लोजर, वही सब चीज़ें सेम ही होगी, ठीक है। यूरोप में ESMA, यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी, यूरोपियन यूनियन में एम्फेसिस क्या है इनका? ट्रांसपेरेंसी में, सुपरविजन में, डेटा प्रोटेक्शन में। UK में फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी देखती है, ठीक है। फोकस ऑन कंडक्ट, गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये कंक्लूजन है। ओके, एग्ज़ाम स्कोरिंग ट्रिप देखे जाए। क्लियर इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन दो, कंक्लूजन दो, बहुत अच्छे से लिख कर आओ, नंबर्ड हेडिंग्स दो जैसे मैंने लिख कर रखी हुई है, और ठीक है, और डायरेक्ट लिंकेज दो, सेबी को भी इंक्लूड करो, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स को भी इंक्लूड, सारे को मिक्स करो। आपको अगर ये पूछा जाएगा कि भाई आपको ये सिर्फ पूछा जाए रेगुलेशन, तो आप सिर्फ रेगुलेशन लिख कर आओगे तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे ना, वो लोग को आप नहीं समझते हो, आपको एक्स्ट्रा लिख कर आना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट मच एफर्ट्स, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर 2 इजी है, बट आपको आंसर्स अच्छे से याद करने के जाने हैं, और मैंने बहुत हद तक लिख दिया है, आप इसको भी याद करोगे और थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी। और क्रेडिट रेटिंग जैसी एक चैप्टर्स है वो आप समझ सकते हो, इट्स ईजियर दैन चैप्टर लाइक लीज वगैरह जैसे हो गया, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। एनर्जी डाउन हो गई है अभी नई वीडियो के साथ आते हैं, नई एनर्जी के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स। मैं पढ़ रही हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई कैन हेल्प। और अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक होती है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। मैं अपना सब बेस्ट दूंगी और यू विल स्कोर गुड मार्क्स। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच एंड लाइक आई ऑलवेज से, पढ़ो गुरु। बाय बाय।